अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। आज के टाक शाक में 3 इश्यूज़ पर बात होगी। सरे फहरिस्त गज़ा में जारी जंग, इसराइल और हमास आमने सामने और सिविलियन आबादी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। कोई 1.25 लाख के करीब लोग वो बेघर हो गए हैं। दूसरा इशू इमरान खान के बारे में, साइफ़र केस में उन पर फ़र्द जुर्म लगने जा रही है, क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। और तीसरा इशू खलीलुर रहमान कमर के बारे में है। उन्होंने कोई एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं। ये 3 इश्यूज़ हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। एजाज सैयद साहब, कैसे हैं आप? चीमा साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप खरीद से A1। कोई ये बताएं कि कोई गज़ा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? चीमा साहब, पूरी दुनिया में पहले तो यूक्रेन ने दुनिया को हिलाया हुआ है। दुनिया यूक्रेन में बिज़ी है। अब एक और कॉन्फ्लिक्ट आ गया है और ये कॉन्फ्लिक्ट अनफॉर्चुनेटली हमास की तरफ से पैदा करता है। हम फ़लस्तीनियों की पाकिस्तान हमायत करता आया है थ्रू आउट। अब पाकिस्तान का बतौर रियासत एक मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों की जो सफारती इमदाद है वो जारी रखेंगे, उनको हर सतह पर हमायत करेंगे। और फ़लस्तीनियों के लिए ही पाकिस्तान ने इसराइल को रिकगनाइज़ नहीं किया। ठीक है। अब चीमा साहब, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट चीमा साहब ये है इसका कि आपको पता है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक ट्रूस होने जा रहा था और आज से कमोबेश 2 हफ्ते पहले मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अंदिया दिया इस बात का कि ये जो इसराइल के साथ सऊदी अरब के जो मामलात हैं ये तकरीबन फ़ाइनल हैं। उन्होंने अंदिया इशारा किया कि ये तकरीबन चीज़ें हमारी फ़ाइनल हैं। सऊदी अरब और इसराइल की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, तो इसका मतलब ये था कि कम से कम 16-17 मुस्लिम ममालिक जो कि सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, इमदाद लेते हैं, तो कोई ये थी, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तो कोई ये भी थी कि इन 16-17 ममालिक में से अक्सरियत जो है वो इसराइल को रिकगनाइज़ कर लेती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान भी रिकगनाइज़ कर लेता? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रिकग्निशन ना होती तो कम अज़ कम उसको अपोज ना किया जाता और एक जो माहौल है वो ज़रूर बनाया जाता। जिस दिन ये हमला हुआ है उस दिन एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। आपने ट्वीट किया हुआ था उस टाइम कोई एक इजराइल का वफद सऊदी अरब गया हुआ था। जी जी। और आपने ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तान को भी इजराइल के साथ अपने तल्लुकात सवाल मैंने सवाल किया हुआ था कि क्या किया हुआ था ये नहीं, लेकिन यह है कि आप की राय भी उसमें नज़र आ रही थी। गो कि आप जो है वो आप बड़े माशाल्लाह इंटेलिजेंट आदमी हैं, लोगों से पूछते हैं कि एक वैसे भी एक रायमा को आप अहमियत भी देते हैं। तो उसी दौरान ये जंग भी शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि एक तो ये सऊदी अरब वाला मामला, दूसरा आपका ट्वीट भी उसमें इशू। जी, वो मुझे पता चला है कि मेरे ट्वीट ने बड़ा किरदार अदा किया, चूँकि वो ट्वीट आपने हमास के सरबराह को भेजा ना तो आपने शरारत की असल में आपने, तो मैं ये देखें आपने फिर बाज नहीं आए ना आपने सारा जो पीस प्रोसेस है सारा ख़राब कर दिया। तो चीमा साहब, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसमें जो मेन रोल नज़र आ रहा है वो ईरान का है इसमें, कि ईरान ने हमास को और इस सारे ऑपरेशन को जो अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो बातें हो रही हैं उसमें मेन जो हेल्प है वो ईरान ने की है। ओवरऑल चीमा साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है गज़ा का और ये जो कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दो वो कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनसे पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम है और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए और ये चीज़ें आगे बढ़ें, और अभी मसाइल हल होने की तरफ जा रहे थे। सऊदी अरब ने अगर इसराइल के साथ कोई चीज़ें तय करनी थी तो वो उन्होंने ब्लैंक चेक नहीं देना था, वो चीज़ें कुछ अंडरस्टैंडिंग के तय होनी थी। तो चीमा साहब, ये बड़ा एक इसका नुकसान है। सिविलियन आबादियाँ, चाहे वो इसराइल की हो चाहे वो फ़लस्तीन की हो, इंसान मर रहे हैं। ठीक है। और आप देखें कि शुरू में हमास ने अटैक किया है, उसके ऊपर इसराइल की जो इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, बाकी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन अब इसराइल रिटेलिएट कर रहा है। और अब अगले चंद दिनों में आपको पता है अमेरिका जो है, अमेरिका भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल पावर्स जो हैं। तो अब जब इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन आ रहा है और आना शुरू हो गया है, तो हमारे जो फ़लस्तीन वाले हैं इन्होंने इस पे एतराज़ करना है, और मुस्लिम जो आबादी है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है या मुस्लिम ममालिक कहें आप, तो वहाँ से फ़लस्तीन के हक़ में बातें होनी है। लेकिन अगर आप देखा जाए
तो इसका कोई कुछ ना कुछ तो हल होना चाहिए था। एजाज वैसे ये जो है ना, हम तो इधर हमें दूर से ये फ़लस्तीन और इसराइल का मसला नज़र आ रहा है। बेसिकली जो फ़लस्तीन में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी अपनी अपनी मुख्तलिफ राय है कि जो प्रेसिडेंट है फ़लस्तीन के महमूद अब्बास, उसका जो ग्रुप है यानी कि वो यासिर अरफात ग्रुप जो है, वो इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम करते हैं और उनके ओवरऑल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वो उसको रियासत तस्लीम करते हैं। जो हमास वाले हैं ये इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम नहीं करते। ठीक बात, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि जो 1967 में जंग हुई थी उससे पहले जो इसराइल का जितना वजूद था इसको वापस उधर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों, इनको ईरान भी सपोर्ट करता है और इनको एक तरह से जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसकी एक ऑफशूट भी तस्वर किया जाता है जो कि इजिप्ट से थी। अब अवामी लेवल पर बड़ी फतह मनाई जा रही है, जो मिस्र में भी लोग खुश हैं, अरब मालिक में भी हैं, ईरान में भी, मुस्लिम मालिक में ओवरऑल खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन जो उधर हुकूमतें हैं वो खुश नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमास ने इस सारे प्रोसेस को हाईजैक कर दिया है कि जो इधर, जिस तरह आपने सऊदी अरब की बात की कि सऊदी अरब के साथ वो कुर्बत आ रही थी और सऊदी अरब के साथ अब मामला ये था कि जो अमेरिका है वो उनके साथ डिफेंस पैक्ट करे कि कोई अगर कोई एग्रेशन होती है तो उसको सऊदी अरब को बचाए, बाकी यह है कि वो इसराइल के साथ अपने मामला ठीक करने को तैयार हैं। हमास ने जो किया है इसके बाद जो है ना चीज़ें फिर अब वापस जा रही हैं। तो इजिप्ट भी खुश नहीं है, मिस्र भी खुश नहीं है, सऊदी अरब भी खुश नहीं है और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले हैं वो भी खुश नहीं है। तो अब इस सारी सूरत हाल में अब दूसरी तरफ है इसराइल। इसराइल में एजाज जो है ना, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसकी बड़ी एक फ्रैक्चर्ड किस्म की गवर्नमेंट है और ये इंतहाई एक तकसीमी शख्सियत है जिसने ओवरऑल पूरी सोसाइटी को बहुत तकसीम किया। राइट विंग का बहुत हार्ड लाइनर है और इसने बार बार यानी कि कोई असम्बलियाँ भी तोड़नी पड़ती हैं, फिर जो है कोलिशन गवर्नमेंट बना लेता है। अभी जो है उधर इन्होंने कोई जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे थे और सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी। जो उधर की मेन अपोजिशन है वो कोई अभी यानी कि वो मुजाहरे का प्लान कर रहे थे, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाना चाह रहे थे। अब वो सारे यूनाइटेड हो जाएंगे ना, वो जो है यानी कि वो अब सारे वो यूनाइटेड हो गए हैं। उस दौरान क्या होगा कि उस दौरान जो राइट विंग है उधर का इसराइल का वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो समझेंगे जी कि असल में हमें नेतन्याहू टाइप जो लोग हैं वही चाहिए। अच्छा। और इसमें यानी कि हम जो है एक खुशियाँ तो मना रहे हैं। और मुझे याद है एजाज कि जब ये बम्बे वाला वाक़या हुआ था ना, वो जो अजमल कसाब पर जो इल्ज़ाम लगा 2008 नवंबर 2008 में, मैं उस टाइम लंदन में था, तो जो पाकिस्तानी मेरे साथ रह रहे थे ना वो बड़े एक्साइटेड थे कि ये क्या हो गया। तो ये इस तरह की जो आपकी एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो बड़ी एक थोड़े अरसे के लिए होती है। उसके जो असरात होते हैं या उसके नतीजे में जो रिएक्शन आता है वो बाज़ औक़ात आपकी तवक्को से भी ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात बड़ा ख़तरनाक भी होता है। अब हमास वाला एरिया जो है यानी कि अब गज़ा जो है इधर हमास का कंट्रोल है, इधर जो है वो दूसरे वाले महमूद अब्बास नहीं है। और ये इसको एक तरह से ओपन प्रिजन भी कहा जाता है, यानी कि ये एक तरह का समझेंगे जजीरा टाइप ही है। यानी कि एक तरफ इसराइल है, यानी कि वो जब भी चाहे इनकी कोई नाकाबंदी कर सकता है। अभी भी वो यही प्लान कर रहे हैं कि इनकी हम दोबारा से नाकाबंदी करेंगे। तो लेट्स सी। चीमा साहब, इस पे ना मैं ऐड कर दूं, इस पे पाकिस्तान का स्टेक क्या है? सबसे अहम बात तो ये है ना कि हम आज बैठे डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए तो डिस्कस नहीं कर रहे कि जी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है तो हमने डिस्कस कर रहे हैं। हमारा स्टेक क्या है? चीमा साहब, पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के बायस बड़े संगीन नताइज होने जा रहे हैं। अच्छा, माशी भी और लॉ एंड ऑर्डर के वाले से भी। माशी क्या कि अभी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आलमी जो मंडियाँ हैं उनमें तेल की कीमतें बढ़ेंगी। नतीजा क्या है? पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी। पूरी दुनिया में होगा, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में होगा ना। तो हम तो अपनी बात करें ना, हम पर क्या है। अच्छा, दूसरी बात यह है, हमारी पहले ही माशी बदहाली हुई है, आम आदमी मर गया, एक बात तो ये। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा संगीन है, जो हमें और किसी ट्रबल में डाल सकती है, कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने जो टेररिज्म है और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो अस्करियत पसंद तंजीमें थी, जो बंदोबस्ती इलाकों में थी, पंजाब में थी, सिंध में थी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थी, उन पर काबू पाया। ठीक है, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आज भी मौजूद हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है या गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो लड़ने के लिए अब तैयारी करेंगे
और वो ईरान के ज़रिए या और ममालिक के ज़रिए फ़लस्तीन पहुँच के वहाँ पर आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। एक बात तालिबान ने कह दिया है, तालिबान की तरफ से ये आपको पता है तो रूट भी मांग रहे हैं ना, लेकिन रूट कौन देगा? नहीं देगा उमर, बात यह है कि रूट तो कोई नहीं देगा, लेकिन हमारी जो रियासत के अंदर सिक्योरिटी का जो सिस्टम है इतना मुनज़्ज़म तो नहीं है कि आपको पता है कि जो मुल्ला मंसूर अख्तर हैं जो तालिबान के सरबराह थे, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ले लिया हुआ था उन्होंने, 2016 की बात है। तो मुझे जो डर ये है कि तालिबान ने भी उधर से कार्रवाइयाँ करनी है और इस नाम पर TTP ने भी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इकट्ठा करना है, और यहाँ से भी स्लीपर सेल्स बन सकते हैं जो कि जाके इस कॉन्फ्लिक्ट में जो पहले से लगी हुई आग है उसको आगे बढ़ाएंगे, और जब वो पकड़े जाएंगे या जब उसकी निशानदेही होगी तो पाकिस्तान की रियासत के लिए और पाकिस्तान में आम आदमी के लिए नुकसान होगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निपटने के लिए मेरा ये ख्याल है कि नेक्टा को फौरी जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए, और ये पॉलिसी लेट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इन डेज, और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट ये बताएं, इमरान खान के साइफर केस के हवाले से आज पेशी भी थी, तो उधर की क्या तफसीलात हैं? चीमा साहब, आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो केस है साइफर वाला, वो एक स्पेशल जज जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं अबुल हसनात साहब, वो सुन रहे हैं, और पहले इसकी जो समाअत है वो होती रही अटक जेल में, अब ये अडयाला जेल में हो रही है। 17 अक्टूबर को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद करने का मकसद मतलब क्या है कि केस की जो समाअत है वो तेज़ी से होगी, यानी कि 12 के करीब चीमा साहब उसमें गवाह हैं, यानी कि उनके जुर्म पढ़ के सुनाए जाएंगे, उनके जुर्म पढ़ के सुनाए जाएंगे। तरीकाकार है, यानी कि जो इल्ज़ामात हैं जी, तरीकाकार अदालत का ये होता है कि पहले तमाम लोगों को नोटिस किया जाता है, फिर जब केस का जो चालान वगैरह वो जमा होता है तो फिर अदालत जो है मुल्ज़िम को नोटिस करती है और बाकी फ़रीक़ैन को नोटिस करती है, और फिर मुल्ज़िम को बुला के उसके सामने उसके ऊपर जो इल्ज़ामात है वो पढ़ के सुनाए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या आप इन इल्ज़ामात को मानते हैं। तो आम तौर पर मुल्ज़मान कहते हैं जी हम नहीं मानते, बड़ा कम होता है कि कहें कि मान जाएँ। तो इस केस में भी ज़ाहिर है खान साहब ने नहीं मानना, पहले जो सज़ा हुई थी उसमें भी नहीं माना उन्होंने। तो इसके बाद क्या होता है कि गवाहों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गवाहों के बयानात कलम बंद होते हैं अदालत के सामने। गवाहों के बयानात तो वैसे पहले भी होते हैं, लेकिन उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि जो जिस पर मुल्ज़म होता है उसके वकील उन गवाहों को सवाल जवाब करते हैं कि आपने वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये गवाही झूठी है या गलत है। वो अपना केस ज़ाहिर है उन्होंने अपने मुल्ज़म का लड़ना होता है। तो चीमा साहब 12 के करीब गवाह हैं। 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म अपेरेंटली आयद हो जाएगी। 17 अक्टूबर के बाद चीमा साहब आप तारीख़ गिन लें, 17 नवंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिसंबर। 17 दिसंबर तक, उससे पहले हो जाएगा ये काम, इमरान खान साहब को साइफर केस में सज़ा हो जाएगी। अच्छा, 17 दिसंबर से पहले हो जाएगी। साइफर केस आपको भी पता है, मुझे भी पता, हमने पढ़ा हुआ है कि वो केस क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो खुफिया साइफर दस्तावेज़ दी गई थी वो उन्होंने एक तो पढ़ के भी सुनाई, लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो गुम भी कर दिया। और उनके ख़िलाफ़ जो गवाहियाँ आई हुई हैं चीमा साहब, उनके ख़िलाफ़ जो गवाही आई हुई है वो 2 फॉर्मर सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा, यानी कि सुहेल महमूद साहब वजारत ख़ारजा के पुराने सेक्रेटरी, और असद मजीद अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उन्होंने दिए हुए हैं। ये अमेरिका के सफ़ीर थे जिन्होंने वो साइफर एक्चुअली लिखा था। इन 2 बंदों ने गवाही दी हुई है। वजारत दाखिला के कुछ गवाह हैं, कुछ और लोग हैं जिन्होंने, और सबसे बड़ी गवाही, सबसे बड़ी चीमा साहब गवाही है उसमें आज़म खान की, जो कि इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर आज के दिन हम बता रहे हैं कि 17 दिसंबर से पहले इमरान खान साहब को साइफर केस में सज़ा होगी, और ये सज़ा किसी तौर पे मुझे नहीं लगता कि ये सज़ा कोई कम होगी, ये 15-16 साल की ये सज़ा होगी। देखें होगी कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, जिस तरह वो था ना वो इनका तोशा खाना वाला केस। और ये जो जज है ना चीमा साहब अबुल हसनात,
ये इनका जो ताल्लुक़ है, ये सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। ये खुद भी एक जज के बेटे हैं। अच्छा, ये खुद भी एक जज के बेटे हैं। और जो इनके वालिद हैं उनकी रिप्यूट बड़ी अच्छी थी। उन्होंने अपने टाइम पे ऐसे केसेस के जो फैसले दिए हुए हैं जो नज़ीर रखते हैं, इनकी भी रिप्यूट अच्छी है। कोई ऐसे इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुतनाज़ा किरदार नहीं है, और इनके बारे में लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि ये बेहतर जज हैं। और मैंने बाज़ यानी कि इनके अपने दोस्त या ख़ुद तो बंदा अपने बारे में अच्छी बातें करता ही है, मैंने बाज़ PTI के लोगों को भी जो वकालत के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी जो है ना इस बात की राय देते हैं कि वो जो जज हैं वो अच्छे तरीके से केस को आगे लेके जाते हैं। उनका जो बायस है ना वो कोई नज़र अपेरेंटली नहीं आया, इसलिए ज़ाहिर है ये केस चल रहा है। तो चीमा साहब, ये इमरान खान साहब एक और सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। तो आखिर में खलीलुर रहमान कमर, जो कि मेरे ख्याल ड्रामों की वजह से कम और तनाज़ों की वजह से ज़्यादा मशहूर है। जी ऐसा ही। तो आज उनकी को लेटेस्ट आप ही बता रहे थे कि को एजुकेशन पर उन्हें एतराज़ हुआ है, और उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल जो उस मामले में एतराज़ से ज़्यादा मेरे लिए वो चीज़ें जो हैरान कन थी कि जो उन्होंने अपने दलाइल दिए हुए हैं। जी, वो कोई आप उस पर मैं चीमा साहब, मैं चाहूँगा ये कि मैं जो खलील कमर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप को मैं पढ़ लूँ, और अगर वो पॉइंट हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी सुन लें, और फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि ये कमर साहब रिनाउंड पॉपुलर जो हैं ड्रामा राइटर हैं, और लोग इनकी बात सुनते हैं। इनको जो अरूज है वो आपको पता है हालिया चंद सालों में ही मिला है, और इनके अरूज की वजह भी ये है कि इन्होंने हमारे जो काफ़ी खड़े किए हैं नहीं, चीमा साहब तनाज़े भी काफ़ी खड़े किए हैं, लेकिन एक्चुअली अरूज की वजह चीमा साहब ये है कि हमारे यहाँ जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, वो चीमा साहब अब सबसे बड़ी ड्रामा इंडस्ट्री हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बना रही है। ड्रामे हमारे ISPR वाले बड़े फंड करते हैं, उनको मदद फिल्मों में भी वो करते हैं। तो चीमा साहब, इन्होंने जो अपनी जो पॉपुलैरिटी हासिल की है वो रियासत का जो बयानिया है ना उसको लेकर, यानी कि जो कहा जाता रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इस तरह के थीम ये होना चाहिए, तो उस तरह के थीम के ऊपर ड्रामे, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनके बारे में आपके ख्याल में ये जो को एजुकेशन है ये भी कोई रियासत के बयानी है या? मेरा नहीं ख्याल कि रियासत का बयानी है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ जो ज़हनी बलूगत है वो तो किसी भी शोबे में कम हो सकती है ना। सही है। तो वो तो रियासत में भी हो सकती है उनकी कमी, उसकी जर्नलिज्म में भी हो सकती है, और किसी और शोबे में भी हो सकती है। वो तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे गुफ्तगू करते करते मैं इंटरनेट खोल के मैं वो भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी वैसे ओपिनियन क्या है इस हवाले से? ये इनको आप किस तरीके से जानते हैं? शाही, मैं तो यही, मुझे पता है कि एक दफ़ा मारवी सरमद के साथ इन्होंने बदतमीज़ी काफ़ी की थी जी, और जो इनकी औरत के हवाले से एक नफ़रत है जी, वो मेरे लिए नाकाबिल फ़हम है और काबिल मज़म्मत भी मुझे लगती है। यानी कि ये जो है ना, एक जो अदबी लोग होते हैं, जो एक इल्मी ज़ौक़ रखने वाले लोग होते हैं, उनको इस तरह की रिजिड पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। चीमा साहब, उनकी जो ख़बर मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन भी उसके ऊपर अपनी राय ज़ाहिर देते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी बात करें। ये Jio.com पे ये ख़बर छपी हुई है जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, जियो उर्दू की वेबसाइट से। उन्होंने लिखा कि मारूफ जो ड्रामा निगार हैं खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि माशरा इसी के नताइज भुगत रहा है। वो कहते हैं कि एक निजी TV के शो में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मेज़बान से उन लड़कों की कम उम्री में शादी और उनकी ज़िंदगी सेट हो जाने जैसी तरजीहात पर सवाल किया किसी प्रोग्राम में। इसके जवाब में खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि अगर कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता तो इसका मतलब यह है कि उसे कई गर्लफ्रेंड्स दस्तयाब हैं, लेकिन इस दस्तयाबी में नुकसान सिर्फ लड़की का ही है क्योंकि जो लड़कियां लड़कों को दोस्त बनाती हैं उन्हें शादी के लिए मुंतखब नहीं किया जाता, जबकि लड़कों को कोई नुकसान नहीं होता। जितनी गर्लफ्रेंड्स दस्तयाब होंगी मर्द को उतना ही फ़ायदा होगा। अगर औरत अपनी हया और इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखेगी तो उसका फ़ायदा मर्दों को ही होगा। ठीक है। खलीलुर रहमान कमर ने दौरान गुफ्तगू औरतों के लफ्ज़ यार के इस्तेमाल पर भी
तनकीद की। औरतें भी आपस में, लड़कियां भी आपस में गुफ्तगू करती हैं, वो यार का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि इन अल्फाज से सारा नुकसान औरत का ही है। मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी, इससे पहले भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। औरत का किरदार ही मर्द के किरदार की बुनियाद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे नज़दीक को एजुकेशन ही गलत है, क्योंकि आप इसके नताइज भुगत रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अलग-अलग होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कमर साहब बात करते हैं ना, तो मुझे तालिबान याद आ जाते हैं। तालिबान जो है ना, वो भी कमर साहब की सोच के हामिल हैं, बिल्कुल वही यही सोच है, और वही सोच कमर साहब ना यहाँ पर लेके आ रहे हैं। आप बात का खबर के ऊपर पहले आप तो तबसरा करें ना। शाह जी, मैं तो आपका तबसरा सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, आप इस पे बात नहीं करेंगे? आप समझते हैं मुझे बड़ा एक वैसी अजीब मामला लगता है कि इन्होंने ये जो तय किया हुआ है ना कि मर्द की सादगी और जो पारसाई है वो इनफैक्ट औरत से मशरूत है, कि जैसे मर्द जो है वो ख़ुद इतना कमज़ोर है कि औरत जो है कई दफ़ा उसके लिबास से मुतासर हो जाता है, कभी उसके टाइमिंग से मुतासर हो जाता है कि किस टाइम निकली है, कभी उसके बात करने से मुतासर हो सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि ये शॉर्ट्स पहने, ये कुछ भी ना पहने, ये लिबास किस तरह का पहनता है, इस पर कोई किसी किस्म का नहीं है। यानी कि सिर्फ जो है सारा मामला औरत पर आकर, जो नज़ला है ये औरत पर आकर गिराते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो मर्द है ना, इसने अपने आप को तर्जुमान भी बनाया हुआ है औरत का, कि यानी उनको आप या तो पूछें, इसका ये ख्याल हो जी कि मैं ये समझता हूँ, इस पे औरतों से भी राय लीजिए, ठीक है, कि वो क्या समझती है। ये डिक्टेटरशिप है ना पूरी, कि मैं ये समझता हूँ ये आखिर है, आखिर है। और एजाज असल में ये रहा ना कि ओवरऑल हिस्टोरिकली मर्द ने डोमिनेट किया है, तो मर्द जो है ना वो तर्जुमान भी बना रहा है, यानी कि उसने औरत के बिहाफ पर भी खुद ही तर्जुमानी किया है कि औरत की ज़रूरियात क्या हैं, उसको पूछे बगैर। ठीक बात। तो मुझे तो खैर ये कोई इनकी कोई नई बात नहीं लगती है। आई विश के जो हमारे कोई अदीब या जिनके नाम के साथ अदीब लगता है, कोई उनकी बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। बस मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ये भी ना गैलरीज़ के साथ खेलते हैं, इन्हें लगता है जी कि काफ़ी लोग हैं जो कि औरत बेदार हैं, तो वो अच्छी क्लैपिंग कर देंगे कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात। मैं चीमा साहब ये कहूँगा कि असल में ये जो सोच है ना कि मुझे ही सब कुछ पता है और जो मैंने कह दिया ये हरफ़े आखिर है, ये बड़ी तबाहकुन है। और हमारे अदीबों में या ड्रामा निगारों में या जर्नलिस्ट में जो पढ़ा लिखा तबका आमतौर पर तस्वर है, ये सोच आ जाए तो बड़ी गलत है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कमर साहब हैं, खलील कमर साहब, इनको ख़वातीन की हवाले से ना ये एक तरबियत ज़रूर लेनी चाहिए। ख़वातीन के हवाले से कौन देगा तरबियत? मुख्तलिफ जो NGOs हैं वो तरबियत का एहतमाम करती रहती हैं हरासमेंट के ऊपर, औरतों के हवाले से जो हरासमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने तरबियत ली, मेरा फेथ है कि ये नई चीज़ें सीखेंगे भी और इनका जो अंदाज़ है वो भी बदलेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इनसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ या आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। हम सारे रोज़ाना की बुनियाद पे सीखते हैं। पढ़े लिखे का भी मसला नहीं है, सोच का भी मसला है। यार मैं हैरान हूँ कि इंडिया का बीजेपी का एक फाइनेंस मिनिस्टर था और वो इंतहाई हार्ड लाइन लेता था, और जो कि आमतौर पे हम समझते हैं जी ये पढ़े लिखे लोग इस तरह नहीं कर सकते, और वो बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। पॉपुलिज्म तो नहीं, पॉपुलिज्म है, लेकिन लिहाजा इसका जो है ना पढ़ाई ने आप पर क्या किस तरह असरअंदाज हुई है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एक बंदा अमेरिका में रह के आया है या किसी और जगह पे उसने PhD की है। हम एक आमतौर पर तसव्वुर करते हैं ना कि यार उसने PhD की हुई है या वो उसने दुनिया फिरी हुई है, क्या वो गलत है? ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि मुख्तलिफ लोग जो उनका रुझानात होते हैं, ज़हनी रुझानात होते हैं, उसी तरह की चीज़ें वो ज़्यादा बाय भी करते हैं। चीमा साहब, मैंने एक बात सीखी है कि लर्निंग के लिए ना अनलर्निंग भी बड़ी ज़रूरी है। जो तासुबात हम लेकर चलते हैं उनके साथ अनलर्निंग करने की ज़रूरत है, ताकि नई चीज़ें सीखें और तासुबात को ख़त्म करें या कम से कम करें। तो मेरे ख्याल में आज गुफ्तगू इतनी हो गई है। और ये बात अनलर्निंग की आपने बात कर दी, मैं भी इस पर कोई जवाब दे। जी प्लीज़। असल में एजाज़, ये जो अनलर्निंग होती है ना, यानी कि ये होता है जी कि भाई मैं कोई एक चीज़ को एक स्टेज पे मैंने गलत समझा तो मैंने स्टेप बैक किया, ठीक है, मैंने जो मुझे सही लगी उसको मैंने अपना लिया। अब ये तब होती है जब आप ज़हनी तौर पे आप एक मुतजस्सिस ज़हन के मालिक हो, जिसमें ये चीज़ मैटर ना करे कि मैं फ़लाँ पोजीशन ली हुई है तो लिहाजा मैंने इसी का दिफा करना है। ये हम जो कहते हैं ना उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही पोजीशन ली है, ये भी कोई ज़्यादा अक्लमंदी की अलामत नहीं है। इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है। और ये जो बात आपने अनलर्निंग की है वो ये है कि
यानी कि आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है कि उसको भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कि आप जो है आप एक सच की तलाश में हैं। जब आपको किसी दूसरे का आर्गूमेंट स्ट्रांग लगता है तो आप अपने आप को रिव्यू करें, अपनी थाट्स को रिव्यू करें, और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो इसकी आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होती है और उसका जो माशरे पे इम्पैक्ट है वो भी अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, आपने हमारा शो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें देखते रहिए और अपने जो कमेंट्स हैं वो भी देते रहें। बहुत शुक्रिया।